नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जीएस में। देखिए साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल की श्रृंखला चला रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने मॉडर्न बिहार की 3 वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा चौथा लेक्चर है, जिसके माध्यम से हम लोग आज समझेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, इस राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की क्या भूमिका रही, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए साथियों, हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने पिछला 3 वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सब टॉपिक है स्वराज पार्टी और बिहार। स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और बिहार में इसका क्या योगदान रहा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में ही हुआ था। आप लोग को पता ही होगा कि कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन हुआ था, जो कि 1922 में बिहार के गया में हुआ था, इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे। कौन बने थे? चित्तरंजन दास बने थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने का बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। इस अधिवेशन में यह बात हुई थी कि कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि हम विधायिका में भाग नहीं लेंगे, उसका बहिष्कार करते हैं। लेकिन चित्तरंजन दास जो अध्यक्ष थे, उनका निर्णय था कि हम विधायिका में भाग लेंगे और चुनाव जीतेंगे और संवैधानिक तरीके से वहाँ जाकर हम अपनी मांग को रखेंगे। तो इस प्रकार चित्तरंजन दास और कांग्रेस में विरोध उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, जो कि हमने आपको बताया था पहले। अतः उन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। एक पार्टी का ये लोग गठन करते हैं, क्या नाम था? तो स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था कि विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। कि स्वराज पार्टी गठन करने का उनका मुख्य उद्देश्य था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का, कि हम विधायिका में प्रवेश करेंगे और वहाँ अपने विधायकी शक्तियों के माध्यम से हम ब्रिटिश नीतियों का विरोध करेंगे। एक प्रकार से ये इनका उद्देश्य था। अब स्वराज पार्टी का बिहार में क्या प्रभाव पड़ा कि फरवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाता है। कहाँ? बिहार में किया जाता है स्वराज पार्टी का गठन। किसके द्वारा? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया जाता है। और बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद जी को बनाए जाते हैं और इसके सचिव अब्दुल बारी बनते हैं। कौन बनते हैं? अब्दुल बारी। यहाँ 2 बातों को आपको ध्यान में रखना है बिहार से रिलेटेड, की बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसे बनाए जाते हैं? तो श्री नारायण प्रसाद को बनाया जाता है। और इसके सचिव किन्हें बनाए जाते हैं? तो अब्दुल बारी जी को बनाए जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कि साइमन कमीशन और बिहार से इसका संबंध क्या रहा है। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इनका विरोध होता है और बिहार में भी इसका विरोध होता है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। कब हुआ? 1928 ईस्वी में। यह आयोग भारत में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच के उद्देश्य से आया था। जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लाया गया था, वो किस तरह से काम कर रहा है, अपनी नीतियों को किस प्रकार से आगे बढ़ा रहा है, उसकी जांच करने के लिए ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था ब्रिटेन में। वह जांच करने के लिए भारत 1928 ईस्वी में आता है। लेकिन यहाँ पे उनका विरोध किया जाता है। क्यों विरोध किया जाता है? क्योंकि इनमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें जो 7 सदस्य थे, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन कहा जाता है किन्हें? साइमन कमीशन को। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया जाता है। जब वो पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे तो पुलिस की लाठियों से ये घायल हो जाते हैं और इनकी मृत्यु वहीं पे हो जाती है। किनकी? लाला लाजपत राय की मृत्यु। इसी का बदला लेते हैं कौन? भगत सिंह और सुखदेव। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार से इसका क्या संबंध रहा है, उसके बारे में देखते हैं कि बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को पटना में इनका आगमन होता है। किनका? साइमन कमीशन का बिहार में 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना में आगमन होता है और अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। किनके नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध बिहार में किया जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि किनके नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में, और राष्ट्रीय स्तर पर तो लाला लाजपत राय को। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं कि बिहार में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं, किस प्रकार से इनका गठन हुआ। तो 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और राम वरिश पुरी ने, इन सब आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। लेकिन बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन का मुख्य श्रेय की बात करें तो इनका योगदान जयप्रकाश नारायण को जाता है। गठन का जयप्रकाश नारायण को जाता है एवं फूलेन प्रसाद वर्मा जी को दिया जाता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का मुख्य श्रेय। देखिए, जयप्रकाश नारायण के बारे में अन्य फैक्ट देख लेते हैं कि
इन्होंने सर्वोदय आंदोलन चलाया था, सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी में चलाया था। और जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक भी कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। और जननायक किन्हें कहा जाता है, तो जननायक आपको ध्यान में रखना है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कहा जाता है, कर्पूरी ठाकुर। 2024 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, तो बात को ध्यान में रखना है। देखिए, अब 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, जो आप पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल देखते हैं, वहाँ बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से स्थापना की गई थी। और इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव को बनाया जाता है, और सचिव इनके स्वयं जयप्रकाश नारायण बनते हैं। अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता, तो श्री नरेंद्र देव, और सचिव जयप्रकाश नारायण बनते हैं। आपको कभी क्वेश्चन में फंसाने के लिए दे दिया जाता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, उसमें फर्स्ट ऑप्शन ही जयप्रकाश नारायण को दे दिया जाता है। तो आपको नहीं, इसको बात को ध्यान में रखना है कि सचिव थे जयप्रकाश नारायण, और अध्यक्ष कौन थे, तो श्री नरेंद्र देव जी थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, और वही गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी और योगेंद्र शुक्ल आदि थे। कम से कम इन दो बातों का आपको ध्यान में रखना है। इस संगठन का मुख्य योगदान, इनका बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ाने एवं किसान मजदूरों को संगठित करने में रहा था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला सब टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार का इस आंदोलन में क्या योगदान रहा था, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। कहाँ? 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्ताव के अनुरूप 26 जनवरी 1930 ईस्वी को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कब मनाया गया स्वतंत्रता दिवस? तो 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में मनाया गया। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा आरंभ की, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन किया, और यहाँ से ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था। इसी दिन से, कब? 6 अप्रैल से नमक कानून को भंग करते हैं, और इसी दिन से कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से प्रारंभ होता है। बिहार में देख लेते कब स्टार्ट होता है, तो बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिला में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया जाता है। देखिए, बिहार जो है एक भू आबद्ध राज्य है, तो यहाँ देखिए समुद्र का क्षेत्र तो बिहार से सटा हुआ नहीं है, तो नमक कानून को यहाँ विरोध कैसे करेंगे? तो यहाँ पे क्या किया गया था, यहाँ बिहार में नमकीन मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नमकीन मिट्टी। इसी से ये लोग जो थे नमक बनाकर नमक सत्याग्रह का प्रारंभ करते हैं। कहाँ से? तो चंपारण और सारण जिला से। इन दोनों जिलों को आपको ध्यान में रखना है। कहाँ? चंपारण और सारण जिला। आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों का भी विरोध किया जाता है। कहाँ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में किस किस चीज़ों का विरोध किया जाता है? तो विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों का विरोध किया जाता है। खासकर महिलाओं के द्वारा शराब की दुकानों पर धरना देके वहाँ शराब की बिक्री पर रोक लगाया जाता है। मई 1930 ईस्वी में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष सर अली इमाम बनाए जाते हैं। कौन बनाए जाते हैं? तो सर अली इमाम बनाए जाते हैं। किनके? स्वदेशी लीग के। इस आंदोलन के दौरान छपरा में एक घटना होती है। छपरा के जेल कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, और इसी बहिष्कार को नंगी हड़ताल कहा गया। किसको? जब छपरा में जेल कैदियों के द्वारा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, तो इसी को नंगी हड़ताल की कहा गया। आगे देखते हैं। आपको यहाँ ध्यान में रखना है कहाँ के कैदी थे, तो छपरा जिला के। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन भी चलाया गया था। यह आंदोलन कहाँ कहाँ चलाया गया था, इसका प्रभाव कहाँ था? तो सारण, चंपारण, शाहाबाद का क्षेत्र, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। देखिए, बिहार में एक प्रकार का कर लिया जाता था, चौकीदारी कर। इसका विरोध कब किया गया था? तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन के दौरान, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किया गया था? तो आपको वहाँ पे आंसर लगाना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद कर दिया गया था। कहाँ? तो बिहार में बंद कर दिया गया था। 30 जून 1930 ईस्वी को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। 30 जून 1930 को अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया। कहा कि इनकी नीतियाँ ठीक नहीं है, तो कांग्रेस को अवैध घोषित करते हैं। बताइए। 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार कर 6 माह की कैद की सजा भी दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह, इनको ध्यान में रखना है, दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक
बिहार में आंदोलन काफ़ी समय तक सक्रिय रहा था। जब यह आंदोलन स्थगित हो भी गया था तो उस समय उतना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थे, तो संदेश पहुंचने में टाइम लगता था। इस कारण से यह आंदोलन बिहार में लंबा खींचा था। कौन सा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए देखिए जिन जिन बातों को हम बताया उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार से जो थी दो महिलाएं, साधना देवी और सरस्वती देवी, साधना देवी और सरस्वती देवी को इसी आंदोलन में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह फर्स्ट घटना थी जो कि महिलाओं को गिरफ्तार किया गया था। किनको किनको? तो साधना देवी और सरस्वती देवी जी को। इसको ध्यान में रखना है आपको। चलिए हम लोग आगे देखिए आगे हम बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव जो कि 1937 में हुआ था, उसके बारे में जानेंगे। देखिए जनवरी 1937 ईस्वी में बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए थे। कब हुए थे? तो 1937 ईस्वी में। चुनाव में 152 स्थानों में 107 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 98 स्थानों पर विजय भी प्राप्त हुई थी और कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी बिहार चुनाव 1937 में? तो आंसर आपका होना चाहिए 98 सीट पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। किसने? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और उन्हें बिहार में पूर्ण बहुमत भी मिला था सरकार बनाने के लिए। बिहार विधान परिषद में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तो मिल गया, लेकिन राज्यपाल एम जी हेलेट ने कांग्रेस के विधायक दल के नेता को श्री कृष्ण सिंह जो थे उन्हें सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर देते हैं। देखिए आपको सिंपल वे में समझाते हैं कि कांग्रेस को तो पूर्ण बहुमत मिल गया था बिहार में, और इसके जो नेता थे तो श्री कृष्ण सिंह थे कांग्रेस के बिहार के दल के नेता। इन्होंने जो उस समय के राज्यपाल थे बिहार के, उनसे सिफारिश किए थे कि आप हमारे वैधानिक कार्यों में दखल नहीं देंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर हस्तक्षेप करेंगे तो हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो राज्यपाल के द्वारा उनको आश्वासन नहीं दिया जाता है कि हम आपके कार्यों को दखल नहीं देंगे। तो इस वजह से श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर देते हैं। तब सरकार तो बनाना था। तो इसके उपरांत ये होता है कि इसके उपरांत जो दूसरी पार्टी होती है बिहार में, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, जो कि आपको ध्यान में रखना है, इंडिपेंडेंट पार्टी। इनके नेता होते हैं मोहम्मद यूनुस। कौन होते हैं? मोहम्मद यूनुस। इनको सरकार बनाने के लिए वो आमंत्रित करते हैं। कौन? राज्यपाल को आपको ध्यान में रख सकते हैं। कौन राज्यपाल थे? एम जी हेलेट, अंग्रेज अधिकारी थे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित होता है। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री। तब उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री की संज्ञा दी जाती थी। अब आगे होता है कि कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। देखिए मोहम्मद यूनुस सरकार तो बन जाते हैं, लेकिन इसके बाद होता है कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए राजी हो जाते हैं। तो इस वजह से मोहम्मद यूनुस अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे देते हैं और 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन होता है। बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में होता है? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में होता है। श्री कृष्ण सिंह, ध्यान में रखना आपको, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनते हैं। और राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बनते हैं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किन्हें बनाया जाता है? तो राम दयालु सिंह को। तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी जो थे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। किन किन लोगों को क्या क्या बनाया गया था, इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने की घोषणा फरवरी 1938 में अंडमान निकोबार में कैद जो राजनीतिक कैदी थे उन्हें छोड़ने की मांग के कारण की थी। सरकार द्वारा कैदियों के छोड़े जाने के कारण मंत्रिमंडल इस समय त्यागपत्र नहीं देते हैं। अब आगे होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने यह काम कर दिया था कि कांग्रेस को यहाँ त्यागपत्र देना पड़ा। अंग्रेजों ने यह क्या किया कि कांग्रेस की जो सरकार बनी थी उनकी सहमति के बिना ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर देते हैं कि भारत भी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहा है, यहाँ के सैनिक वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। इसके कारण कांग्रेस ने जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में भी थी, तो त्यागपत्र दे दिए थे अपने मंत्रिमंडल से। और 31 अक्टूबर 1939 ईस्वी को ये त्यागपत्र दे देते हैं। कौन? श्री कृष्ण सिंह। आगे देखते हैं, आगे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या योगदान रहा है उसके बारे में कवर करेंगे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद स्टार्ट किया जाता है। तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को
भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया जाता है और गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। यहाँ तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। 8 अगस्त के बाद 9 अगस्त को ही कांग्रेस के प्रमुख जो नेताएं थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, और बिहार से भी राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर जो बांकीपुर का जेल है पटना में वहाँ भेज दिया जाता है। कहाँ? राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर के जेल में भेज दिया जाता है। बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे देते हैं। उसमें वो महाधिवक्ता पद पर थे, उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे देते हैं गिरफ्तारी के विरोध में। अब आता है 11 अगस्त 1942 ईस्वी को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन, जो बिहार में सचिवालय भवन है, उसके सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। इसमें 7 छात्र थे। कितने? 7। उस समय पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WJ आर्चर थे, नाम को याद में रखना है, WJ आर्चर को। इनके आदेश पर पुलिस ने इन 7 छात्रों पर गोलियां चलाते हैं। गोलीकांड में शहीद हो गए। देखिए, पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WJ आर्चर उसमें थे, उनके आदेश पर पुलिस ने इन 7 छात्रों पर गोलियां चलाते हैं और इस छात्र में बहुत से छात्र शहीद हो जाते हैं और अनेक छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। इन शहीद छात्रों में उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी, जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हो जाते हैं। इन सभी नामों को आपको ध्यान में रखना है। और बहुत से छात्र गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया जाता है और इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जो थे राज्यपाल जयरामदास दौलत राम ने किया था, जबकि औपचारिक रूप से इनका नामकरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1956 में किया था। 11 अगस्त को यह घटना हो जाती है। इसके एक दिन के उपरांत ही 12 अगस्त को 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण हड़ताल रखी जाती है। पूर्ण हड़ताल किया जाता है। कहाँ? पटना में। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण नेपाल में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता का गठन किया जाता है। इस गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से इनका गठन किया जाता है। किसका? आज़ाद दस्ता का। आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। इन्हें गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। जो आज़ाद दस्ता के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे, इन्हें पहले ही गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। और ये 9 नवंबर 1942 की रात को, नवंबर में दिवाली आती है और उस समय दिवाली की रात वे 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार, शालिग्राम सिंह के साथ दीवार फांदकर वे भाग निकलते हैं और आज़ाद दस्ता का गठन करते हैं। कहाँ? नेपाल में। कहाँ करते हैं? तो नेपाल में करते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में, ध्यान में रखना आपको। नेपाल में आज़ाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर राजबिलास जंगल में गठित हुआ था। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध, अग्नि अस्त्रों को चलाने की शिक्षा दी जाती है और इसके निदेशक जो थे, इनको सिखाने वाले, वो सरदार नित्यानंद सिंह थे। कौन थे? नित्यानंद सिंह थे। देखिए, आज़ाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया जो कि रेडियो चलाते थे, अरुणा असफ अली और सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, रामानंद मिश्र और अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता इनमें शामिल थे। किनमें? आज़ाद दस्ता में शामिल थे। आज़ाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। जो आज़ाद दस्ता में रेडियो प्रचार किया जाता था, इनका दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसमें? भारत छोड़ो आंदोलन में। अतः आज़ाद दस्ता का प्रयास शिथिल पड़ गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से इन्हें चलाया गया था। ट्रेन को सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों से शिकार हो जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के मुख्य केंद्र गांधी मैदान था। भारत छोड़ो आंदोलन में जो बिहार का मुख्य केंद्र था वो गांधी मैदान था। 1942 में इसका नाम पटना लॉज था, उसमें इसका नाम पटना लॉज था। बाद में 1948 ईस्वी में इसका नाम गांधी मैदान रखते हैं। देखिए, जो फुलेना प्रसाद सिवान में जो थे, फुलेना प्रसाद की पुलिस की गोलियों से मृत्यु हो जाती है, तो इसके पत्नी जो थी तारा देवी, कौन थी? तारा देवी, ये वहाँ का नेतृत्व संभालते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए थे और 8,783 की सजा हुई थी। 134 शहीद हुए थे और 382 व्यक्ति घायल भी हुए थे।